नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन रीजंस के बारे में, उन कारणों के बारे में जो किडनी फेलियर के पीछे होते हैं। किडनी फेलियर के अंदर किडनी फेलियर के कॉजेज को जानना, कारणों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर पेशेंट ये जान लेता है कि उसकी किडनी किस वजह से ख़राब हो रही है तो उस कारण को कंट्रोल कर लेने से किडनी फेल की जो प्रोग्रेशन होती है, जिस गति से वो ख़राब हो रही होती है, उसे रोका जा सकता है, उसे ठीक किया जा सकता है, आपकी किडनी को कंट्रोल किया जा सकता है, आपकी यूरिया को कंट्रोल किया जा सकता है। तो हर एक किडनी फेलियर पेशेंट के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उसकी किडनी किस वजह से ख़राब हो रही है। तो इस वीडियो में मैं आपके इसी क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करूंगा। आपको आपकी रिपोर्ट से क्या समझ में आता है, जो हम समझते हैं वो आपको बताएंगे कि जब पेशेंट साइंस इंजीनियरी में आता है, अपनी रिपोर्ट रखता है, उसको देख के हमें कैसे पता लगता है कि पेशेंट की कंडीशन किस वजह से ख़राब हो रही है। और इसमें हम कवर करेंगे उन कॉजेज़ के बारे में जो हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो जब साइंस इंजीनियरिंग में पेशेंट आते हैं किडनी फेलियर के, तो सबसे ज़्यादा पेशेंट हमें देखने को मिलते हैं वो पेशेंट जिनकी किडनी हाई बीपी की वजह से ख़राब हो रही है। जब हम पेशेंट से पूछते हैं कि आपकी बीपी की दिक्कत कब से है, तो बीपी की दिक्कत वो बताते हैं कि अभी शुरू हुई है। उसी के बाद इनको पता लगा है कि उनको किडनी की भी दिक्कत है। लेवल 3, 4, 5 कुछ भी हो सकते हैं, बट वो एकदम रिसेंट उनको पता लगा होता है। ये तब होता है जब बीपी आपका बस थोड़ा सा ऊपर रहता है। हमारा जो नॉर्मल बीपी होता है वो होता है 120/80, मगर जब आपका बीपी 120/90 रहना शुरू करता है तो शुरुआती फेज में आपको कोई दिक्कत महसूस नहीं होती, कोई कान गर्म नहीं होती, कोई हेडेक नहीं होता। मगर जब ये बीपी बना रहता है हाई कई कई सालों तक, तो ये रोज जो बीपी आपका हाई बना रहता है उसकी वजह से आपकी किडनी को नुकसान पहुंचना शुरू करता है। आपकी किडनी के अंदर जब ब्लड एंटर करता है प्रेशर के साथ, तो अंदर जो छोटी छोटी आर्टरीज होती हैं जो सप्लाई पहुंचाती हैं किडनी को, उनको डैमेज होना शुरू हो जाता है। और क्या देखते हैं कि वहाँ पे प्रॉपर तरीके से ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो पाता। इसी वजह से जिन केसेस के अंदर अल्ट्रासाउंड के अंदर किडनी की श्रिंकेज आ जाती है, किडनी श्रिंक कर रही है। अब किडनी श्रिंक इसलिए करती है क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं पहुँच पा रही। ऑक्सीजन क्यों नहीं पहुँच पा रही? क्योंकि वहाँ प्रॉपर तरीके से ब्लड नहीं पहुँच पा रहा। और ब्लड क्यों नहीं पहुँच पा रहा? क्योंकि पेशेंट का जो बीपी है कुछ सालों से बस थोड़ा सा हाई रहता था, जिससे पेशेंट नेग्लेक्ट कर जाता है, सोचता है कि ये जो बीपी है ये तो मामूली सी बात है, कोई दिक्कत नहीं होती मुझे, तो मुझे इसे ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। मगर कुछ सालों के बाद हम वो देखते हैं कि जो ज़रा सा बीपी था अब वो एक बड़ी बीमारी का रूप ले चुका होता है। तो जितने भी पेशेंट जिनको बीपी की दिक्कत है और वो बीपी को निग्लेक्ट करते हैं, तो आज से उसको ना करें। अपने बीपी को कंट्रोल करने के लिए अपनी डाइट में, अपनी लाइफस्टाइल के अंदर चेंजेस लेकर आएँ। अगर उससे आपका बीपी कंट्रोल ना हो तो मेडिसिन की तरफ ज़रूर जाए। अब चलते हैं सेकंड सबसे बड़े कॉज के जो किडनी फेलियर के पीछे होता है, और वो है डायबिटीज। जब पेशेंट आते हैं साइंस इंजीनियरिंग में तो 40% वो पेशेंट होते हैं जिनकी किडनी बीपी की वजह से खराब हो रही है, और तकरीबन इतने ही पेशेंट 40% पेशेंट वो होते हैं जिनकी किडनी डायबिटीज की वजह से खराब हो रही है। डायबिटीज पेशेंट की जो एज ग्रुप होता है वो हमें थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है टाइप 2 डायबिटीज का, कि वो 50-60s में होते हैं, और टाइप 1 वाले डायबिटिक पेशेंट्स आपको हमें मिलते हैं तकरीबन 30s-40s के आसपास। तो उससे हमें आइडिया लग जाता है कि पेशेंट अगर डायबिटिक हो, जिसकी हिस्ट्री हो कि उसको डायबिटीज काफ़ी लंबे टाइम से है, शुगर लेवल्स 200+ बने रहते हैं, फास्टिंग भी बनी रहती है, बीपी भी बनी रहती है, इंसुलिन भी ले रहे होते हैं, तो भी उनके अंदर डायबिटिक नेफ्रोपैथी देखी जाती है। यानी शुगर की वजह से किडनी के जो सेल्स हैं वो काम नहीं कर पाते, और जब वो काम नहीं कर पाते तो आपकी बॉडी के अंदर किडनी बाहर नहीं जा पाता, शरीर के अंदर इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, यूरिया इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, पोटेशियम इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, क्योंकि किडनी उसको सही तरीके से फिल्टर आउट नहीं कर पा रही। तो ऐसे दोनों ही केसेस के अंदर जहाँ पे किडनी फेलियर के पीछे कॉज आपका बीपी हो या फिर किडनी फेलियर के पीछे कॉज आपका शुगर हो, दोनों ही कॉजेस को समझ के सबसे पहला काम साइंस इंजीनियरिंग में इन दोनों को ही कंट्रोल करने का किया जाता है, क्योंकि इनको जीते बिना आप किडनी को नहीं बचा सकते। मान लो आज की डेट में आपको हम मेडिसिन ऐसी देते हैं जो किडनी को रिपेयर करती है, आपकी किडनी को बाहर निकालती है, यूरिन को बाहर निकालती है, बट आपकी बीपी को ठीक नहीं करती, बीपी को मैनेज नहीं करती, तो होगा ये कि कुछ टाइम तो आपका क्रिएटिनिन डाउन होगा, यूरिया डाउन होगा, बट वह फिर धीरे धीरे शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपने बीपी को कंट्रोल नहीं किया। इसलिए साइंस इंजीनियरिंग में KFRT ट्रीटमेंट के अंतर्गत सबसे पहला काम यही होता है कि किडनी फेलियर की इन दो मेजर कॉजेस को कंट्रोल में लेकर आओ। ये जो बीमारियां हैं अगर ये दोनों कंट्रोल में आ जाती हैं, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ से आपकी जो कंडीशन है और खराब नहीं होगी। आपका लेवल 3 हो सकता है, आपका लेवल 4 हो सकता है, आपका लेवल 5 हो सकता है,
अगर हम इन दोनों ही दिक्कत को कंट्रोल में कर लेते हैं, इसका मतलब ये है कि आगे आपकी किडनी को नुकसान नहीं होगा और ये जो लेवल है आपका जो आज बना हुआ है, आपकी कंडीशन इससे ज़्यादा खराब नहीं होगी। मगर हम जो ट्रीटमेंट देते हैं वो स्टैटिक करने का नहीं देते, हम ट्रीटमेंट देते हैं ठीक करने का। अब ठीक कैसे किया जाता है इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। किडनी फंक्शन रिस्टोरेशन ट्रीटमेंट के अंदर सेकंड स्टेप जो होता है वो होता है आपकी बॉडी में जो एक्यूमुलेटेड वेस्ट मटेरियल है, क्रिएटिनिन है, यूरिया है, पोटेशियम है, उसको बाहर निकालना। अब उसको बाहर कैसे निकाला जा सकता है? इसको निकाला जा सकता है सिर्फ एक तरीके से कि हम आपकी खुद की डायलिसिस मशीन को चालू करें। यानी जो किडनी आपका कम काम कर रही है, ढंग से फिल्टर नहीं कर पा रही, उसको मेडिसिन की हेल्प से उसकी फंक्शनिंग बढ़ाकर आपका जो क्रिएटिनिन है, यूरिया है, बॉडी से बाहर निकालना शुरू कर दें और वो रिजल्ट्स आपको दिख जाते हैं 15 से 20 दिन के अंदर। पेशेंट जब ट्रीटमेंट लेना शुरू करता है, रिपोर्ट्स उसकी होती हैं। 15 दिन के बाद जब वो दोबारा करवाता है तो रिपोर्ट्स उसके हाथ में होती है और दोनों के बीच में जो क्लियर डिफरेंस होता है वो दिख जाता है कि कितना पॉइंट आपका क्रिएटिनिन डाउन हो गया, कितने पॉइंट आपका यूरिया डाउन हो गया। और यही बताता है कि KFRD ट्रीटमेंट इतना सक्सेसफुल है कि 15 दिन के अंदर आपका क्रिएटिनिन डाउन होना शुरू हो जाता है। और जैसे ही क्रिएटिनिन बॉडी से बाहर गया, यूरिया बॉडी से बाहर गया, जो बॉडी में सिम्टम आ रहे होते हैं, भूख ना लगना, उल्टी होना, वॉमिटिंग जैसा बने रहना, हेडेक होना, ये सब डिसअपीयर करना शुरू कर देते हैं। बॉडी जहाँ रोज खराब होती जा रही थी, डॉक्टर्स आपको डायलिसिस बोल चुके थे कि आपको डायलिसिस करवाना पड़ेगा, ट्रांसप्लांट करवाना पड़ेगा, वहाँ पर कंडीशन रिवर्स होने की वजह से आपकी कंडीशन मच बेटर हो जाती है। वो पेशेंट जो बहुत वीक होते हैं, जहाँ डायलिसिस करवा रहे होते हैं या करवाने वाले होते हैं, उनको पता है कि डायलिसिस स्टार्ट किया तो मैं कभी वापस उससे निकल नहीं पाऊंगा, उनके लिए KFRD ट्रीटमेंट एक वरदान की तरह वर्क करता है। जो लेवल्स हैं आपके डाउन होने शुरू हो जाते हैं और ये जो चेंजेस हम अपनी बॉडी में देखते हैं, इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता। जैसे आयुर्वेद की मेडिसिन के बारे में कहा जाता है कि इसके लिए ट्रीटमेंट जब हम शुरू करते हैं तो थोड़ा सा वेट करना पड़ता है, तो थोड़ा स्लो काम करते हैं। मगर KFRD ट्रीटमेंट को इस तरह से बनाया गया है कि अगर आपके लेवल 8 भी है, आपको डायलिसिस भी करवाते हो, तो भी ये आपको 6 to 5 में लेकर रेंज में लेकर आ जाता है 15 से 20 दिन के अंदर, महीने भर के अंदर। सो दैट जो आपका डायलिसिस की रिक्वायरमेंट बन रही थी वो खत्म हो जाती है, जो ट्रांसप्लांट की रिक्वायरमेंट बन रही थी वो खत्म हो जाती है। अब चलते हैं हम और कॉजेस के पीछे जो हमें देखने को मिलता है किडनी फेलियर के अंदर। इसके बाद जो सबसे बड़ा कॉज हमें देखने को मिलता है वो होता है आपकी इम्यूनिटी। यानी हमारी बॉडी में जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, जिसे हम इम्यूनिटी भी कहते हैं, वो अगर आपकी किडनी के सेल्स को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दे तो भी किडनी की फंक्शनिंग धीरे धीरे ओवर द टाइम खराब होनी शुरू हो जाती है। ये जो बीमारी होती है इसे हम कहते हैं IG नेफ्रोपैथी। और IG नेफ्रोपैथी इसको जेनेटिक डिसऑर्डर माना जाता है, यानी ये हमें माता पिता से मिलने वाली बीमारी होती है। इसको कंट्रोल में करने की कोई भी मेडिसिन ना एलोपैथी में है, ना आयुर्वेद में है, ना होम्योपैथी में है। इसको हम ठीक नहीं कर सकते। यानी आज आपको IG नेफ्रोपैथी था और आप मेडिसिन लेने के बाद हम ये नहीं कह सकते कि आपको IG नेफ्रोपैथी नहीं है, क्योंकि ये आपके DNA में होती है, जीन्स में होती है, इसको हम निकाल नहीं सकते। मगर IG नेफ्रोपैथी के अंदर आपकी किडनी को हो रहे नुकसान को हम काउंटर कर सकते हैं। यानी जो नुकसान आपकी इम्यूनिटी आपकी किडनी को पहुंचा रही है उसको कवर अप करने के लिए है हम अपनी बॉडी के अंदर KFRD ट्रीटमेंट डाल देते हैं। तो जो नुकसान आपकी किडनी को हो रहा होता है वो बंद हो जाता है, वो पूरी तरह से रुकता नहीं है, IG नेफ्रोपैथी निकलती नहीं है, बट जो नुकसान कर रहा है हमने दूसरी तरफ से काउंटर कर दिया तो जो उसका इफेक्ट होता है वो नलीफाई हो जाता है, क्रिएटिनिन डाउन हो जाते हैं कुछ लेवल्स और आपकी कंडीशन बनी रहती है स्टेबल। कंडीशन खराब नहीं होती, किडनी और खराब नहीं होती, किडनी डेटोरेट नहीं करती और आपकी कंडीशन को किसी भी टाइप के डायलिसिस, किसी टाइप के ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं पड़ती। इसके बाद जो नेक्स्ट सबसे बड़ी बीमारी हमें देखने को मिलती है वो है पॉलीसिस्टिक किडनी, यानी किडनी के ऊपर छोटी छोटी सिस्ट बनना। ये जो बीमारी है ये भी आनुवंशिक बीमारी मानी जाती है, जेनेटिक डिसऑर्डर माना जाता है। इसको भी यही कहा जाता है कि ये बीमारी ठीक नहीं हो पाती, ये बीमारी सिर्फ मैनेज की जाती है। यानी IG नेफ्रोपैथी की तरह इसमें भी ट्रीटमेंट चलता रहता है। ट्रीटमेंट के चलने से क्या होता है कि जो सिस्ट आपकी किडनी पर दबाव बना रही है, किडनी की फंक्शनिंग कम कर रही है, ये जो किडनी फंक्शन रिस्टोरेशन ट्रीटमेंट है उसकी इम्पैक्ट को काउंटर कर कर आपकी किडनी को फर्दर डैमेज से बचा लेता है। आपके जो क्रिएटिनिन लेवल है वो स्टेबल हो जाते हैं और वो खराब
नहीं होते। इसके बाद जो आज की डेट में हमें सबसे बड़ा कॉज देखने को मिलता है वो है टोबैको यूज। जो व्यक्ति टोबैको को चबाता है, तंबाकू को चबाता है, खैनी गुटखा खाता है, बहुत लंबे टाइम से खा रहा होता है, उस पेशेंट के अंदर आज की डेट में हमें बहुत ज़्यादा किडनी फेलियर देखने को मिल रहा है। ये किडनी फेलियर को अगर हम देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि ये किडनी फेलियर हुआ बीपी की वजह से। जब इंसान तंबाकू खा रहा था तो उसको तंबाकू खाने से जो उसके दिमाग को जो तरावट देता है वो होता है उसका खून सप्लाई, ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा जारी होती है आपके दिमाग की तरफ, मगर वही खून तेज़ी से आगे किडनी की तरफ भी जा रहा होता है। क्योंकि तंबाकू खाने की आदत होती है, इंसान बहुत ज़्यादा तंबाकू खाता रहता है तो हर टाइम आपका बीपी बना रहता है। बीपी आपको कुदरती रूप से नहीं मिला, मगर तंबाकू खाने की वजह से आपका जो बीपी बढ़ा उसकी वजह से किडनी फेलियर देखने को अब बहुत तेज़ी से देखने को मिलता है। इसके बाद चलते हैं अब ऐसे और कारण के पीछे जो हमें अब बहुत तेज़ी से देखने को मिल रहा है, वो है एलोपैथिक मेडिसिन का गलत यूज। पेशेंट को दर्द था दांत में या फिर घुटने में, पेशेंट को डॉक्टर ने एक मेडिसिन लिख के दी कि आप दर्द की ये दवाई ले लो, मगर पेशेंट क्या करता है, डॉक्टर को दिखाने के बिना ही वो दवाई बार बार कई महीनों तक खाता रहता है। जब पेशेंट ऐसा करता है तो दवाई को, क्योंकि किडनी ही बाहर निकालती है और किडनी को निकालने में से दिक्कत होती है, तो कुछ टाइम के बाद क्या देखते हैं कि किडनी इस काम को करना बंद कर